हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। हमने लास्ट क्लास में अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पे हमने अपने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हमने इसके पहले पढ़ लिया है, जो मैं यहाँ पे आपको लिंक उसकी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे करके अदर स्कूल ऑफ थॉट्स ऑल्सो इमर्ज। अब देखिए समय आगे बढ़ता है। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि वेद चले, वेद में अलग अलग प्रकार की किताबें बनती गई, उन पे लोगों ने विचार करने लगे, उपनिषद आए, उपनिषद के बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि भाई एक बुद्धिज्म वाला पॉइंट शुरू होता है। अब बुद्धिज्म क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट, एक बिलीफ सिस्टम, एक कल्चर को समझा। हम अगला समझने की कोशिश करते हैं जो है बुद्धिज्म। ऑल्सो मच वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा। अब भाई जो बुद्धिज्म वाले लोग थे, क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वेद के बाद में जो कल्चर आया वो बहुत ज्यादा रिजिड हो रहा था। रिजिड मतलब क्या, हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, कॉम्प्लेक्स हो रहा था। रूल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा रीति रिवाज आ रहे थे। एक तरह से लोगों को लगने लगा था कि यार ये चीज सही में ऐसा होता है। तो लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया। ऐसे कर करके कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भाई मैं वेद को नहीं मानता हूँ, मैं कुछ और फॉलो करूंगा। तो वहां से पॉइंट चला कि कई लोगों ने बुद्धिज्म फॉलो किया, डेवलप देयर ओन सिस्टम। वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म। कई लोगों ने बुद्धिज्म फॉलो किया। लगभग 500 से 500 बीसी की बात है। यंग प्रिंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाई ये बुद्धिज्म कैसे आया? अभी तक तो हम वेद मान रहे थे, फिर बुद्धिज्म आया कैसे, इसको किसने स्टार्ट किया? तो अब सबसे पहले हम इस बुद्धिज्म की स्टार्ट करेंगे कहानी। जो अभी हम इस पेड़ के इस रूट पे बैठ के देख रहे थे चीजें, अब हम बुद्धिज्म की रूट पे स्टेम पे चढ़ेंगे, बुद्धिज्म की डाली को देखेंगे और बुद्धिज्म की डाली से वापस अपने रूट पे आने की कोशिश करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या। एक बार की बात है, अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, बुद्धिज्म की कहानी बुद्ध से जुड़ी है और बुद्ध कौन थे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बुद्ध कौन थे? अ यंग प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। एक प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम है। वो लुम्बिनी, लुम्बिनी एक जगह है आज के टाइम पे नेपाल में, वहां पैदा हुए। ठीक है, टिपिक ऑन द सोर्सेस दे यूज्ड स्कॉलर्स हैव केम अपॉन वाइडली डिफरेंट कंडीशन कंक्लूजन एज रिगार्ड द प्लेस ऑफ बर्थ। इन चैप्टर 4 वी क्लोजली, इनका बर्थ लगभग 560 बीसीई माना जाता है। मतलब आज से लगभग ये समझिए चलिए, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 560 साल पहले जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट इनका जो एज है, कई कई किताब में अलग अलग दी है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट अभी हमारे पास में डेट रेफरेंस नहीं है। तो अलग अलग डेट मान सकते हैं। तो हो सकता है 20 साल 25 साल का डिफरेंस हो, बट लगभग हम 550 साल का मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक है, एट अब कहानी पे वापस आते हैं। एज द स्टोरी गोज, सिद्धार्थ गौतम जो कि एक प्रिंस थे, अच्छी बढ़िया क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए। क्षत्रिय मतलब क्या था? वैदिक एज में उस टाइम पे सोसाइटी में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के लोग रहते थे। चार प्रकार का डिवीजन था। तो ये क्षत्रिय फैमिली बिलोंग हुए। क्षत्रिय कौन थे? जो वॉरियर क्लास होती थी। वॉरियर मतलब ये लोग राजा वाली फैमिली से बिलोंग थे, प्रोटेक्टर थे ये लोग, लड़ाई झगड़ा वाला पॉइंट था। तो इनके फैमिली पैदा हुए, राजा वाली फैमिली पैदा हुए। इनकी पूरी लाइफ, अब देखिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। सिद्धार्थ गौतम जब पैदा होते हैं तो इनके पापा, ठीक है, इनके फादर खूब अच्छे एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराते हैं। सब बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि आते हैं, बहुत ज्ञानी प्रीस्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुकुल से आते हैं लोग। और जब वो उनके बारे में देखते हैं, इनकी बारे में भविष्य की प्रोडिक्शन करते हैं, कुंडली वगैरह समझ लीजिए एक तरीके से, कुंडली वगैरह देखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आपका बेटा एक टाइम पे संसार त्यागने के लिए आपका पूरा जितना राज परिवार है सब छोड़ देगा। मतलब क्या, आपकी इतनी फैसिलिटीज हैं, आपका घर संसार छोड़ देगा और वो एक अलग ट्रैक पे चले जाएगा। वो बहुत महान व्यक्ति है। अब ये सुन के इनके पापा घबरा गए। उनको क्या चाहिए था कि हमारा बेटा आगे आगे जाके राज शासन संभाले, राज शासन मतलब नेक्स्ट किंग बने। तो उनके पापा ने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, मैं अपने बच्चे को एक प्रोटेक्टेड लाइफ में रखता हूँ। प्रोटेक्टेड लाइफ मतलब क्या, एक ऐसे कैंपस में रखूंगा अपने एरिया के, किंगडम के, कि जहाँ पे बच्चों को कभी दुख ही ना मिले, दुख देखने को ही ना मिले। तो जो इनका सिद्धार्थ गौतम का एक प्रोटेक्टेड लाइफ ऑफ पैलेस, मतलब एक पैलेस में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी कि कुछ बाहर का ना दिखे, और जब कभी बाहर जाने की इच्छा करें तो उनके पहले, बाहर जाने के पहले हर चीज इतनी अच्छी कर दी जाए कि उनको नेगेटिव वाइब ही ना आए, उनको कोई दुखी ना देखे कि दुख है। ठीक है, वन डे, एक बार की बात है, द एज ऑफ 29, 29 साल की हो गए, ही आस्क्ड टू बी ड्राइवन टू द सिटी ऑफ इन अ चैरियट। अचानक से उनका मन हुआ कि चलो आज बाहर घूम के आते हैं। तो उनका एक जो चैरियट है, रथ का सारथी, इसको चलना कहते हैं, उनके साथ उन्होंने कहा कि चलो आज आप हमें थोड़ा सा घुमा के लेके आओ। तो वो विदाउट परमिशन, उसने मना किया कि सर मुझे परमिशन नहीं है महाराज जी आपको ले जाने का, महाराज प्रिंस। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप मुझे लेके जाओ। वो जबरदस्ती फोर्सफुली बाहर गए। तो पहली बार जब बाहर जाते हैं अपने किले के, तो सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड मैन को, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति को और एक डेड बॉडी को। जब उनने अपने जीवन में पहली बार नेगेटिविटी चीज देखी, नेगेटिव, अरे लोग ओल्ड भी होते हैं, लोग बीमार भी होते हैं, लोग एक एक दिन हर किसी का लास्ट डे भी होता है, लोग खत्म भी हो जाते हैं। एकदम से उनको बेचैनी हुई
कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं थी। एक फिर उन्होंने आगे बढ़े तो उन्होंने एक एस्टिक व्यक्ति को देखा। एस्टिक मतलब एक जैसे अपन कहते हैं ना साधु संत व्यक्ति, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड पीस। उनको लगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है यार। अभी मैंने 3 दुखी लोगों को देखा कि एक बीमार है, एक ओल्ड है, एक डेड बॉडी को देख के आया, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है? तो उन्हें समझ में आया कि इस एक्सपीरियंस से सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूँगा। मैं अपने पैलेस को छोड़ दूँगा। तो उन्हें फिर वापस गए, फिर अपने थोड़े दिन रहे, फिर उन्होंने धीरे-धीरे डिसाइड किया कि मुझे सब चीज़ त्यागना है, और अचानक से एक रात में वो हर चीज़ छोड़ के, अपने किले को छोड़ के, अपनी वाइफ़ को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के बाहर चले आते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपना जीवन एक एस्केप रूप में जीना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक साधु संत के रूप में जीना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि हमें हैप्पीनेस कैसे मिले? हम इस सॉरो से दूर कैसे हो पाएँ? हम इस दुःख से कैसे आगे बढ़ पाएँ? ठीक है? लीविंग बिहाइंड हिज़ वाइफ एंड सन, ट्रैवलिंग ऑन द फूट, वो पैदल चले गए। और कई लोगों से मिले, कई एस्टेक और स्कॉलर से मिले, कई गुरुओं से मिले, कई गुरुकुल में जाके रहे, कई संतों से मिले। ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। उनके मन में एक क्वेश्चन था बस, जिसको खोजने निकले थे, कि इंसान को दुख क्यों है? हम दुखी क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा कि हम सैड क्यों होते हैं? आपको खुशी होने की रीज़न तो पता है कि मान लीजिए आपको आपकी फ़ेवरेट चीज़ मिल जाएगी, आप खुश हो जाते हो। बट कभी आपने सोचा कि हम दुखी क्यों होते हैं? इतने सारे लोग हैं, अलग-अलग रीज़न है दुःख होने के, और दुःख को कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है? फिर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। तो मेडिटेशन करते-करते उन्होंने आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मेनी डेज़ अंडर पीपल टी, उन्होंने कहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू किया? पीपल टी बोधगया में। और ये कहाँ पे है बोधगया? बिहार में। ठीक है? ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करते गए, करते गए, करते गए। फिर उनको अचानक से एक दिन आंसर मिला कि अच्छा, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारे दुःख कम हो जाएँगे। उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो गई। ठीक है? तो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि ये रियलाइज़ अवैध इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव थ्रू मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टू कॉसेज। उन्होंने कहा कि अगर हम अटैचमेंट, हमारी हर चीज़ से अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट मतलब क्या? कि मान लीजिए आपको एक फेवरेट टॉय आपका बहुत पसंद है, वो आपको नहीं मिले, आपको आपसे टूट जाए, तो आप बहुत दुखी होगे। तो अगर आप उस टॉय से जुड़े हुए अपने कनेक्शन को तोड़ दो, आप उससे अपना मोह मोह समझते हो, मतलब प्यार, एक तरह से अपन समझ लो कि वो हमें फेवरेट डॉल थी, टूट गई, उस डॉल को आपने कहा कि ठीक है, अब मुझे मतलब नहीं, टूट गई, टूट गई। तो फिर इस चीज़ के बाद में क्या आप उससे दुखी हो पाओगे? नहीं। मतलब हर दुःख के पीछे एक कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को अपन अटैचमेंट के रूप से जानते हैं, और अगर उस बाउंड ऑफ अटैचमेंट को अपन तोड़ दें, तो शायद हम सुखी हो सकते हैं, हम हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। हमें ये चीज़ पता चली। अब धीरे-धीरे सिद्धार्थ देन बिकेम, अब धीरे-धीरे क्या करने लगे? वो जगह-जगह जाने लगे, घूमने लगे, और अपनी टीचिंग लोगों को बताने लगे। उन्होंने कहा कि भई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा करके लोग उनको फॉलो करने लगे। सिद्धार्थ को धीरे धीरे करके लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे, विच मीन्स एनलाइटेड। एनलाइटेड मतलब होता है जो अपने आप को जान चुका हो, वो अपने आप को समझ चुका हो, वो एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपने आप की नॉलेज को गेन कर चुका हो, अल्टीमेट ट्रुथ जान चुका हो, उसको अपन ने कहा एनलाइटेड व्यक्ति। ठीक है? बुद्ध ने, अब अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? बुद्ध। अभी तक अपन क्या यूज कर रहे थे? सिद्धार्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी कहानी थी, और जब वो एनलाइटमेंट ले लेते हैं, उनके पास में आंसर्स मिल जाते हैं, वो दूसरों को सिखाने लगते हैं, तो अपन को बुद्धा कहने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई टीचर है, जब वो एक लर्निंग फेज में रहता है तो अपने आप को स्टूडेंट कहता है, और जब वो लर्निंग फेज से दूसरों को सिखाने लगता है तो क्या कहने लगते हैं अपन लोग? उसको टीचर। सिमिलरली जब बुद्ध अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तब अपन लोगों को सिद्धार्थ वर्ड यूज किया, और उसके बाद में जब वो चीज़ जान गए, सब चीज़ समझने लगे, कैसे चीज़ें करना है वो सब चीज़ समझ गए, उसके बाद अपन लोग क्या यूज करने लगे एज अ टीचर? बुद्धा। ठीक है? तब बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग दैट ही रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। उन्होंने क्या कहा? अहिंसा, व्हिच इज जनरली ट्रांसलेटेड इन नॉन वायलेंस, मतलब जिसको जनरली नॉन वायलेंस, उन्होंने कहा हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, बट इसका मेन मोटिव था हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें इंजुरी नहीं देना चाहिए किसी को, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, हमें किसी को काटना नहीं चाहिए, किसी की बलि नहीं देना चाहिए, हमें किसी जानवर को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन द सी इनर डिसिप्लिन। उन्होंने इनर डिसिप्लिन मतलब कहा कि हम जब अपने आप में डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर कहते हैं ना, बेटा डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, आप लोग हल्ला कर रहे हो, डिसिप्लिन में रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप हल्ला नहीं करोगे, तो आप एक तरीके से अपने क्लास के एनवायरनमेंट को शांत कर लोगे, और आप सभी का मन काय में लगेगा? पढ़ाई करने में लगेगा। वैसे ही इन्होंने कहा कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ एक्सप्रेस सिंपली, द बुद्धा फाउंडेड द सन। देखिए, एक यहाँ पे एक वो भी दी है, नो बाय वाटर इन वॉज मेड प्योर थ्रू मैनी ऑफ द पीपल एंड पाथ हेयर, बट वन इज प्योर टू हुम ट्रुथ एंड धम्म रिसाइड। अब देखिए क्या है, इन्होंने धम्म दिए, धम्म इज रूल्स, कि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। जैसे आप कहते हैं ना, टीचर ने कुछ रूल दिए कि इफ यू वांटेड टू बिकम मॉनिटर, यू हैव टू फॉलो दीस सर्टेन रूल्स। सर्टेन रूल्स के आपको कम से कम महीने में प्रॉपर अटेंडेंस देनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, आपको सबसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी,
आपकी कॉपी चेक होनी चाहिए, आप टाइम पे अपना कंप्लीट करके आओ होमवर्क, ये सब अगर आप रूल्स फॉलो करें तो आपको मैं नेक्स्ट मंथ लीडर बनाऊंगी। सिमिलरली बुद्ध ने भी कई धम्म दिए, धम्म को क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं उनके। बुद्ध फाउंडेड द संघ। अब धीरे धीरे करके उनका ग्रुप बढ़ने लगा, बुद्ध को फॉलो करने वाला, कई लोग उनको बैठ के सुनने लगे। बुद्ध क्या करते थे, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे और कई लोग उनको सुनने के लिए बैठ जाते धीरे धीरे। और उनको जो ज्वाइन करता था कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, उसको अपन भिक्खुस, और जो नन थी, नन मतलब होता है फीमेल वर्शिपर, उनको अपन भिकुनीस कहते हैं। ठीक है, तो मॉन्क्स जुड़ने लगे और धीरे धीरे कर भिकनूस जुड़ने लगे। ये वर्ड्स आपके पेपर में आते हैं। हु डिसाइडेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग टीचिंग, जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं धीरे धीरे करके बुद्ध की नॉलेज को गेन करूंगा, धीरे धीरे करके और जगह स्प्रेड करूंगा। जैसे मान लीजिए बुद्ध एक जगह गए, उन्होंने अपनी नॉलेज दूसरे व्यक्ति को दी, अब वो व्यक्ति दूसरी जगह जाके अपनी टीचिंग को स्प्रेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर, मैंने आपको नॉलेज दी, ठीक है, आपने इस नॉलेज को अपने दोस्त को शेयर किया, तो आप क्या बन गए, भिक्खुस। आपने मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दूसरे को शेयर किया, फिर उस दूसरे व्यक्ति ने और किसी को शेयर किया, ऐसे कर करके उनका ग्रुप बनता गया। ठीक है, हिज इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन इंडिया, इंडियन होल एशिया, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया पे भी था भाई, और इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। आज भी आप देखेंगे कई प्रकार के नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। मैंने इंडस वैली के, मैंने इसके पहले भी एक बार डिस्कस किया आप ही से, इसी क्लास के सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे, जब अपन ने शायद टाइमलाइन में डिस्कस किया है कि जब मैं म्यूजियम जाता तो कैसे लोग बुद्ध को पूजने के लिए म्यूजियम आते हैं, वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। द एनोनमस वर्ड डिस्कवर लेटर, इट इज प्रेडिक्टेबल टुडे। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलिए। इसके बाद हमने बुद्धिज्म में 2-3 पॉइंट जाने, बुद्ध की कहानी जानी, स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। इसके बाद में हमने जाना कि वेद के बाद में चलने वाला एक बिलीफ सिस्टम था, नॉट एक्चुअल रिलीजन, इट्स अ बिलीफ सिस्टम, जो धीरे धीरे करके, अब आपको पॉइंट समझ में ना, बिलीव मतलब क्या, हम किसी चीज को फॉलो करने लगे हैं। ठीक है, ये वेद के बाद आया है। और इससे हमने जाना कि भाई वेद को ये फॉलो नहीं करते थे, इन्होंने कई प्रकार के आंसर्स देने की कोशिश करी, ये नॉन नॉन वायलेंस बिलीव करते हैं, और इनको फॉलो करने वाले भिक्खुस और भिक्खुनीज हैं। ठीक है, और ये इंडिया और कई जगह इनका बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ये देखिए, ये बुद्ध की फोटो है, यहाँ पे बुद्ध अपनी कोई टीचिंग दे रहे हैं, आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कई लोग उनको फॉलो करने के लिए आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जैनिज्म। जैनिज्म को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से, कि हाँ, सबसे पहले हमने वेद देखी, वेद के बाद में अगर अपन टाइम फेज के हिसाब से देखें तो पहले जैन आते हैं। ठीक है, इनको माना जाता है 6th century BCE, मतलब ये पहले आए हैं, इनके बाद में बुद्ध आए हैं। ठीक है, इनको माना जाता है 500 BCE। मतलब क्या कि ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बट इतना ज्यादा अपन नहीं सोचते, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जैनिज्म पहले थोड़ा आया, क्योंकि पहले ऐसा है कि महावीर स्वामी जी का वर्ग जो वर्धमान है उनका पहले हुआ, तो ये वाला धर्म ज्यादा पहले से माना जाता है। आगे देखते हैं जैनिज्म, अगला टॉपिक। तो अब हमें पॉइंट पता चला कि इंडिया में अभी लगभग 2-3 प्रकार की चीजें चल रही हैं। क्या क्या चल रही हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, कई लोग हिंदुज्म फॉलो कर रहे हैं, ऐसे प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे संघ चल रहे थे जो अलग अलग फिलोसफीज को ले रहे थे। उनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, इसी कारण अपन को पढ़ते हैं। जब आप 12th की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बुद्ध और जैन के अलावा भी कई प्रकार के और ब्रांचेस थे अलग अलग लोगों की, जो अलग अलग आइडियाज देते थे, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। हम एक और उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब वापस आते हैं जैनिज्म में। यहाँ पे कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जैन कल्चर से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें कनेक्टिंग लगेंगी। ठीक है, जैनिज्म, जेनिव्स इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट वर्ड यूज किया गया है, ध्यान देते चलिए। ठीक है, दैट बिकेम वाइड स्प्रेड एट द सेम टाइम, ये भी लगभग सेम टाइम में ही स्प्रेड हो रहा था। ऑल्दो इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशियंट, बट इनको थोड़ा सा अपन और एंशियंट जाना जाता है, कि इनकी जो स्टोरी है और थोड़ा पहले पुरानी रही होगी स्टार्टिंग से। जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम, प्रिंस वर्धमान। अब यहाँ पे अपन कौन से नाम यूज करेंगे, प्रिंस वर्धमान। यहाँ पे प्रिंस वर्धमान वाज बोर्न इन रॉयल फैमिली, ये भी भाई रॉयल फैमिली पैदा हुए थे। ये 6th century BC की बात चल रही है। ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के लगभग 600 साल पहले। हिज बर्थ प्लेस वाज नियर द सिटी ऑफ वैशाली, आज के टाइम बिहार, ये भी बिहार में पैदा हुए। बट आपको डिफरेंस याद रखना है कि ये कहाँ पैदा हुए हैं, वैशाली में, और बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे वो हमें अलग याद रखना है। एट द एज ऑफ 30, अब इनकी भी कहानी हम देखेंगे पूरा। जब ये 30 साल के हुए, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना घर छोड़ देंगे और हम स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनके बड़े भैया थे, उनसे उन्होंने पूछा कि भैया मैं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने डिसाइड करके एक स्पिरिचुअल पाथ चूज करना शुरू किया। ही प्रैक्टिस्ड एन एस्टिक डिसिप्लिन, मतलब उन्होंने एक योगी वाला, एक धार्मिक एक गुरुकुल में रह के लगभग 12 साल दिए, और 12 साल एक सन्यासी वाला जीवन दिया। सन्यासी मतलब जानते हैं, सेक्रीफाइड ऑल थिंग एवरीथिंग, हर चीज का त्याग करके उन्होंने अपना जीवन दिया।
लगभग 12 साल बाद उनको इन्फिनिट नॉलेज और सुप्रीम विजडम के बारे में पता चला। मतलब उन्हें 12 साल बाद पता चला कि हमें अपने जीवन को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे बेटर बनना चाहिए। तो जो उनकी लाइफ की मोरल थी, उनका लेसन था, उन्हें 12 साल बाद मिला। बुद्ध को लगभग 8 साल के पहले में 8 साल में मिल गया था। डिफरेंस समझते चलिए। ही बिकेम नोन एज महावीरा। इनको लोग महावीर कहने लगे। जिस प्रकार से अपने सिद्धार्थ को अपन ने बुद्ध कहा था, सिमिलरली यहाँ पे हम वर्धमान जी को महावीर के नाम से जानने लगे। अ ग्रेट हीरो। ही स्टार्ट प्रीचिंग व्हाट ही हैज रियलाइज। धीरे धीरे करके ये अपने लर्निंग को लोगों की तरफ स्प्रेड करने लगे, और धीरे धीरे स्प्रेड करते गए, और इनको भी लोग फॉलो करने लगे, ग्रुप बनने लगा। और जो इनको फॉलो करते थे उनको जिना कहते थे। क्या कहते थे? जिना। मीन कॉन्करर। वो लोग जिन्होंने नॉलेज को गेन कर लिया है वो कॉन्करर है। ठीक है। और इसी से वर्ड आज का जेन वर्ड आता है। आप पॉइंट समझ में आया ना कि जेन वर्ड कहाँ से आया? जेन का मतलब होता है कॉन्करर। This does not require the conquest of territories enemies, but the conquest of ignorance and attachment, so that this region and life। यहाँ पे जो कॉन्कर मतलब जीतना, किसी टेरिटरी किसी एरिया का बात नहीं हो रही, यहाँ पे खुद को जीतने की बात हो रही है। मतलब क्या? मैंने खुद को जीता है अपने आप की हर चीज़ों को त्याग करके। मैंने फैमिली का त्याग कर दिया, मैंने घर का त्याग कर दिया, मैंने कहीं कहीं अपने कपड़ों का त्याग किया है, अपने विचारों में एक पॉजिटिव वाइब लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक नेचुरल रूप में ढूंढना चाहता हूँ। ऐसे करके हमें पता चला कि हमने हर चीज़ का त्याग कर दिया, उन लोगों को जिना कहा गया, और यहीं से धीरे धीरे सिमिलर वर्ड जैन आया। ठीक है। जैन टीचिंग। अब जैन में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैन कहते हैं हमें अहिंसा का फॉलो करना चाहिए। दो थ्योरी मिलती है, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं जैन हूँ, एक पल का एग्जाम्पल लिया, मैं जैन हूँ और मैंने बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि सर यहाँ पे मुझे बुक्स पे दो चीजें समझ में आ रही हैं कि मोस्टली अनेकांतवाद और अपरिग्रह की बात करी गई है, बट ये मुझे चीज समझ भी नहीं आई, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा कि हाँ चलो आओ। तो मैंने कहा कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, that is a truth many aspect and cannot be fully described by any single statement। अनेकांतवाद एक ऐसी थ्योरी है जो जैनिज्म में दी गई, जो कहती है कि हर चीज को देखने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाथी है। अब ये हाथी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बहुत फेमस स्टोरी है आपको जैनिज्म में, अगर आप पाठशाला जाते होंगे, जैन में मंदिर में शाम को पाठशाला लगाई थी, वहां पे चीजें समझाई जाती हैं जैन कल्चर को लेके। तो आपको पता चलेगा कि कहानी है बहुत फेमस हाथी की, जिसको कई लोग ब्लाइंड हैं, ये सब लोग ब्लाइंड है और हाथी को टेस्ट कर करके देख रहे हैं। तो किसी ने इसके जब दांत देखे, उसने कहा अरे भाई ये तो स्फेयर ऐसा लग रहा है। किसी ने उसके कानों को छुआ तो कहा ये तो फैन है यार। किसी ने उसके पेट को छुआ तो कहते ये तो बॉल है। किसी ने कहा ये रोप है। किसी ने कहा ये ट्री है। और किसी ने कहा कि भैया ये तो स्नेक जैसा लग रहा है। ठीक है। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि हर चीज हर किसी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखें। मेरे सामने एक बॉटल है, मान लीजिए कि अभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, हाँ मान लीजिए कि बॉटल है। उस बॉटल में दो कलर दिए हैं, यहाँ पे ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है। किसी ने कहा कि भाई दिस इज अ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बॉटल उठा के लेके आना, तो आप कहोगे सर कौन सी बॉटल? मैंने कहा वो रेड वाली। ठीक है। कोई कहेगा वो ब्लू वाली। मतलब आप एक चीज को अलग अलग डायमेंशन से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके चले, ऐसे गिलास है, ये पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। तो मैंने कहा वो गिलास देना, तो आप कहोगे कौन सा? जो आधा आधा खाली है। या फिर आपने से पूछा जो खाली गिलास है, आधा आधा भरा हुआ गिलास है। तो एक व्यक्ति ने क्या कहा? जो आधा भरा हुआ गिलास है। मैंने कहा वो गिलास देना। वो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि अरे सर इसमें थोड़ा सा पानी रखा है। मतलब आपने एक चीज को अलग अलग चीजों से देखा, आपने एक चीज को अलग अलग चीजों से जानने की कोशिश करी। मतलब क्या? दुनिया में हर चीज के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को मुझे बहुत बुरी लगे। जैसे एग्जाम्पल लेके चलें, आपने कहा कि सर मुझे एसएसटी पसंद नहीं है, बट किसी और को एसएसटी बहुत पसंद हो, किसी को बहुत अच्छी चीज लग रही हो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि हर चीज में आप ये नहीं समझिए कि मैं हर चीज को समझ गया। हर चीज का अलग अलग देखने का नजरिया हो सकता है। आप जिस चीज को नहीं समझ पा रहे, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको समझा के और इजी कर दे। ठीक है। आप परिग्रह, नॉन पोसेशन, एडवाइस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोसेशन, लिमिटिंग वन सेल्फ टू द ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। अपरिग्रह मतलब होता है आप अपनी चीजों को त्याग कर दो, केवल उतनी चीजों का यूज करो जिसमें आपका जीवन जी पाए। जैसे मान लीजिए, आप एक चीज देखिए, जो जैन मुनि महाराज जी होते हैं, वो कपड़ों का, वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। उन्हें पता है इसके बाद भी स्टिल लाइफ हमारी चल सकती है। वो बहुत कम सोते हैं, वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन की तरफ वर्क करते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे हम इंटरनेट देख रहे हैं, आपको लगता है अरे भाई हमारा पूरा जीवन इंटरनेट बेस्ड है, बट क्या विदाउट इंटरनेट रह सकते हैं? हाँ, आप विदाउट इंटरनेट भी रह सकते हो। आपको पता है कि हमारा जीवन इंटरनेट के बिना भी चल सकता है, बट हम उस पर डिपेंडेंट हैं। तो हमें अपरिग्रह में उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। केवल उसी चीज का यूज करो जो आपके लिए नेसेसरी है। पॉइंट समझ में आ गया? तभी आप अल्टीमेट ट्रुथ को जान पाओगे। जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स।
फ्रॉम ह्यूमन टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। जैनिज्म क्या करता है, जैनिज्म कहता है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं उसके अलावा भी कई प्रकार की चीजें हैं जिस पर हम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैनिज्म कहता है कि हमें छोटे छोटे क्रिएचर्स को भी ध्यान देना चाहिए। जब कभी आपने ध्यान देंगे तो आप जब पत्थरों पे आप एक चिंटी को भी नहीं मारे, ये कहता है जैनिज्म। क्यों? वो छोटा सा क्रिएचर्स की भी एक लाइफ है, उसकी भी एक आत्मा है, उसकी भी एक बिलीव है, वो उसका भी जीवन है, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे क्रिएचर का भी ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमें जैसे आप कभी पत्थर पे देखेंगे तो जो मुनि महाराज जी रहते हैं पहले पत्थर को वहां पे अपने उसे साफ करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि मेरे कारण किसी और को हार्म ना हो जाए। अब जब साइंस आगे बढ़ी तो साइंस आज इस चीज को प्रूव करती है। जब माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं छोटी छोटी बैक्टीरिया, छोटी छोटी सी चीजें हर चीज में प्रेजेंट होती हैं। तो आज के टाइम पे साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है। अब कई प्रकार की कहानियां, जातक टेल्स हैव बीन डिलाइटेड जनरेशन इंडियन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट टेल द स्टोरी ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ एंड बुद्धास वैल्यू। देखिए बुद्ध को समझाने के लिए जातक टेल्स के बारे में बताया जाता है। बुद्ध की कई सारी कहानियां हैं जो जातक टेल में मेंशन है। आप ये कहानियां आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक मंकी की कहानी है जो एक बहुत अच्छी कहानी, यहाँ पे सेक्रीफाइस को लेके बताया गया कि एक मंकी किंग कैसे सेक्रीफाइस करता है। ये इन जातक कहानियों से वो अपना मैसेज देना चाहते थे। ये बाद में लिखी हुई लिटरेचर है जातक कहानियां। सिमिलरली हमें जैन स्टोरीज मिलती हैं जो कुछ ना कुछ मोरल देती हैं। तो आप पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये मंकी किंग की कहानी है, यहाँ पे भी आपको एक कहानी मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म को एक कंबाइंड फॉर्म में सोचने की कोशिश करेंगे। इन बोथ जैनिज्म बुद्धिज्म अहिंसा मीन्स मच मोर इन रिफाइनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और एनिमल। मतलब दोनों में अहिंसा को बहुत ध्यान दिया गया है। इट मीन्स रिफाइनिंग फ्रॉम वायलेंस थ्रू सच लिविंग इल फीलिंग टुवर्ड्स एनिमल। मतलब हमें किसी व्यक्ति के साथ में गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए, सबके लिए अच्छे विचार रखने चाहिए। If we observe carefully, we will notice such negative thoughts and learn to turn them into positive ones। और अगर हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं तो हम इनको कैसे पॉजिटिव करें, इसीलिए हमें इन संघ को, इनको ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तभी हमें किसी को फॉलो करना चाहिए कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर जाते हैं। आप सोचो मंदिर गए, आप मंदिर गए बहुत देर तक शांति से भगवान जी से बातें करी, तो जितनी आपकी टेंशन थी वो आपकी कैम कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव में। ठीक है। इसीलिए हम अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में लेके चले जैसे पॉजिटिव वाइब है। इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म monk and sometimes nuns too began traveling across the land, spread their respective teaching far and wide। हमें पता चलता है कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो इनके जो डिसाइपल है, डिसाइपल मतलब शिष्य रहे, वो आगे जाके इस चीज को बहुत स्प्रेड करते हैं, बहुत वाइड रूप में स्प्रेड करते हैं। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्री। कई कई लोगों ने अलग अलग मोनेस्ट्रीज बनाई, अलग अलग प्लेसेस में। अलग अलग जगह मोनेस्ट्री मतलब होता है जहाँ पे वो रुक के पूजा पाठ करे, वहाँ पे मेडिटेशन करे, छोटा सा स्पेस फॉर हेल्थ, थोड़ी देर रुकने के लिए। ठीक है। हमें कई प्रकार की आर्कोलॉजी, ये कहाँ रुकते थे? केव्स में रुकते थे। ठीक है। और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट मेनी ट्रेसेस ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज समटाइम इवन नेम ऑन द मॉन्क्स। हमें कई कई बार पता चला है कि ये जो मोनेस्ट्रीज हैं, ये जो नेचुरल केव्स हैं जहाँ पे लोग रहते थे, उनको वहाँ के बहुत फेमस मॉन्क्स के नाम पे, कि भाई यहाँ पे ये वाले बहुत बड़े मुनि महाराज जी रहे हैं तो हम इनकी याद में ये वाली चीज का नाम रखते हैं, उनके नाम पे भी रखे गए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन हाँ, देयर आर येट सम स्कूल्स। इसके पहले मैं थिंक अबाउट पे भी डिस्कस करना चाहूँ। देखिए ये वाली एक बुद्धिस्ट केव है जो दिखाती है, एलोरा की केव है, रॉक कट केव है जो राजा ने बनवाई थी काट काट के रॉक को। ठीक है। इन इंग्लिश हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और लेबल्ड एज रिलीजन। अब देखिए क्या था, इंग्लिश में रिलीजन वर्ड चलता है। ठीक है। रिलीजन मतलब क्या? धर्म। धर्म मतलब क्या? वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक गॉड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कहते थे कि हम भैया रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। बट इंडिया में रिलीजन की जगह हम एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। कैसे बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं? हम अलग अलग आइडियाज को फॉलो करते हैं। हमें जैनिज्म आइडिया बहुत अच्छे लगते हैं, बुद्धिज्म आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं, हमें हिंदुज्म आइडिया बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। हमें सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं, हमें शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को रिलीजन का टैग दे दें। इसीलिए इस क्लास में हमें एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है। फिलोसफी मतलब एक दर्शन के रूप में, एक अलग से डायमेंशन के रूप में अगर आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ तो मुझे पता चला कि हमें इस चीज़ को स्कूल ऑफ थॉट लेकर नोट करना चाहिए। ठीक है। तभी हम कह पाते हैं कि भाई हमारी रूट्स तो सेम ही है, हमारी सब चीज़ें सेम है, हम एक ही पेड़ के फल हैं। बट हमारे अलग अलग सोचने की चीज़ें, अलग अलग रूल्स अलग अलग हैं। बस हमें अलग अलग बिलीफ पसंद है, बल्कि अल्टीमेटली हम एक ही रूट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस किताब में रिलीजन को एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेकर चले हैं, और यहाँ पे हमने इसको एक ब्रॉड एस्पेक्ट, स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ बिलीफ के रूप में समझने की कोशिश करी है। देयर वर रेड सम अदर स्कूल थॉट डेट। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि बुद्धिज्म चल रहा था, जैनिज्म चल रहा था, इस टाइम पे और भी कई कई स्कूल्स चल रहे थे, अलग अलग बिलीफ के अलग अलग ब्रांचेस थी। बट उनकी ब्रांचेस बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए, वो बहुत आगे तक नहीं चल पाए। ठीक है। जैसे एक था चारवाक स्कूल ऑफ थॉट। चारवाक स्कूल ऑफ थॉट ये क्या कहता था कि भाई मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर चर्चा करी है, दैट इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, देयरफॉर दैट कैन नॉट बी अ लाइफ आफ्टर डेथ। इनका कहना ये था कि जो है सामने है, हमारे जीवन के बाद में लाइफ नहीं होती है।
तो ये क्या कहते हैं, मतलब डेथ के बाद में लाइफ नहीं है। तो इस कारण से ने कहा था जो आपको करना है अभी इस जीवन में कर लो, क्योंकि इसके बाद में कोई लाइफ वाइफ नहीं है। तो जो आपको एंजॉय करना है, थोड़ा मटेरियल को लेके, मटेरियल मतलब क्या होता है कि इंजॉयमेंट का और कि हमें किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस चीज़ को लेके डील किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगे और समय समय के हिसाब से इनके फॉलोअर्स कम होते गए, कम होते गए, और ऐसे कर करके वो चीज़ एग्जिस्टेंस से खत्म हो गई। वी मेंशन इट्स ओन डेट, इट इज अ वाइड डाइवर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, पीपल आर फ्री टू चूज फॉर। अब देखिए, हमें इस टाइम पे की समझ में आ रहा है कि लोगों के पास में अपने बिलीव को चूज करने की पावर थी। जैसे क्या आज आपके पास पावर है कि मुझे मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान हो सकते हैं, मुझे थोड़ी जरूरी है किसी को फॉलो करूं कि शाहरुख खान को ही फॉलो करना। वैसे ही यहाँ पे भी हर किसी के अपने अपने बिलीफ सिस्टम थे और हर कोई फ्री था अपने अपने आप को फॉलो करने के लिए। मुझे जैन अच्छे लग रहे हैं, मैंने जैन फॉलो किया। मुझे बुद्धिज्म फॉलो अच्छा लग रहा है तो मैंने बुद्धिज्म फॉलो किया। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो चीज़ बहुत गड़बड़ हो गई। आज क्या हुआ, अपन इसको रिलीजन के रूप में देखने लगे। तो अब क्या कहने लगे कि जो जैन है वो जैनिज्म ही फॉलो करेगा, जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म ही फॉलो करेगा, जो हिंदू है वो हिंदुइज्म फॉलो करेगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली हर धर्म को लेकर चलता हूँ। और मैं, जैसे आप मुझसे पूछोगे कि सात्विक सर आपको जैनिज्म में क्या अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे जैनिज्म में बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे अंधों की प्रोसेस बहुत अच्छी लगती है। अंधों मतलब क्या कि सनसेट के पहले खाना खा लो। मुझे जैनिज़्म में पाठशाला का कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने कल्चर के बारे में जान पाते हैं। हमें बुद्धिज़्म में बहुत अच्छा लगता है, मैं मेडिटेशन बुद्धिज़्म को लेके ही चलता हूँ। मैं सांची स्तूप अलग से घूमने गया था और मैं सांची स्तूप में बहुत देर तक चीज़ें समझने की कोशिश करी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। ठीक है, और मैं पर्सनली हिंदुज़्म को बचपन से फॉलो करता रहा हूँ। मेरी पूरी जो फैमिली है वो हिंदुज़्म को फॉलो करती है, तो मैं उस कल्चर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं हर भगवान को देखता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि कहाँ से हम इस बेसिक रूट तक जा पाएँ। और इस बेसिक रूट की लर्निंग क्या होती है कि हम अपने आप को कैसे बेटर करें। अल्टीमेटली हमने सब जगह क्या पढ़ा, हिंदुइज्म में क्या बताया कि हमें आपको बेटर करना चाहिए, जैनिज्म में क्या बताया हमने आपको बेटर करना चाहिए, बुद्धिज्म में क्या बताया हमने आपको बेटर करना चाहिए। आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई, बट हर चीज़ का कोर क्या है, एक ही है। तो आप किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हो, आपको अपने आप को बेटर कैसे करना है, अपने थॉट्स कैसे बेटर करने हैं, ये चीज़ समझनी चाहिए। ना कि इस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए कि हम भैया ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है, बट आप अपने आप को कैसे अच्छा कर रहे हो, किसी भी धर्म में आप देखोगे तो आइडिया सेम है। हर चीज़ के आइडिया सेम हो जाएंगे एट लास्ट आके। मतलब क्या, भले ही आप इस पेड़ की डाली को पकड़ पकड़ के नीचे आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम अल्टीमेटली मिल रूट में ही जाए। तभी इस चीज़ को एक पेड़ का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। Although the Vedic, Buddhist, and Jain school imparted differences, but also shared some common concepts such as dhamma, karma, rebirth, and search for all end of the suffering and ignorance, and many important values. This is the trunk of the tree and from where we are started. मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि आप किसी भी डाली को पकड़ के आओगे ना, तो पॉइंट चलेगा कि हम सब की रूट एक है और हम सब यूनाइटेड हैं, बस अलग अलग बिलीव्स हैं। और इन बिलीव्स को ही हमें समझना है और हमें अपने आप को बेटर करना है। चाहे बुद्धिज्म फॉलो करो, चाहे जैनिज्म फॉलो करो, चाहे हिंदुज्म फॉलो करो। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक का पॉइंट कवर होता है। इसके बाद में फोक कल्चर और ट्राइबल रूट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फोक एंड ट्राइबल रूट्स। अब मैं आपसे कहूंगा, आप अपने आप को वहां देखिए जहां पे आप एक ट्राइबल सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हो। ट्राइबल सोसाइटी मतलब जानते हैं क्या, कि ट्राइब्स अलग क्यों है। ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते हैं, आपकी मन में एक इमेज आती है ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ये अलग क्या करते हैं। ऐसे हम कई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट। हमें पता चला कि अभी तक हमने वेद पढ़े, जैनिन्स पढ़े, बुद्धिस्ट पढ़े, ये सब लोग कहीं ना कहीं टेक्स्ट में अपने आप को सेव करते गए जनरेशन बाई जनरेशन। और पता चलता रहा कि ये लोग टेक्स्ट में रिटन वर्क करते हो। तो आज हमारे पास में कई प्रकार के टेक्स्ट हैं जो हमें जैनिज्म के बारे में बता रहे हैं, बुद्धिज्म के बारे में बता रहे हैं, हिंदुज्म के बारे में बता रहे हैं। पर इंडिया हैज ऑल्सो रिच ओरल ट्रेडिशन, और हमारे इंडिया में अभी भी कई प्रकार के ओरल ट्रेडिशन चल रहे हैं, टीचिंग्स चल रही हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो जनरेशन वाइज जनरेशन पास ऑन हो रही है विदाउट रिटन टेक्स्ट, जिसका अभी भी कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है। इनके जैसे कि अभी अपन वेदा का बहुत पुराना एग्जाम्पल है, वैसे अभी भी चल रहा है। उनको हम न्यूमरस फोक ट्रेडिशंस कहते हैं। और ये धीरे धीरे करके कॉमन मैन और ट्राइबल ट्रेडिशंस में ट्रांसफर होता है। ट्राइबल ट्रेडिशन मतलब जैसे फोक ट्रेडिशन मतलब समझिए कि आपके आसपास में चलने वाले फोक कल्चर, जैसे फोक डांस हो गया, जो कहीं पे मेंशन नहीं है बट लोग करते हैं। फोक सॉन्ग हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुंदेली कल्चर से बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है बुंदेली गाने होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप भी कल्चर से बिलोंग करते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भाई बिहारी कल्चर अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कहीं ट्राइबल एरिया में रहते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इन भगवान की अलग पूजा होती है, इस पेड़ की पूजा होती है। वो कहीं पे लिखा नहीं है, उसकी भी कहानी नहीं है, उसका कहीं पर टेक्स्ट नहीं है, बट वी आर फॉलोइंग इट। वी हैव बिलीव कि अगर हम इस चीज की पूजा करेंगे, इन मंदिर में जाके पूजा करेंगे, या फिर इन देवी देवता की पूजा करेंगे, इन नेचुरल एलिमेंट की पूजा करेंगे, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्राइब। देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी टुडे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो ह्यूमन की बिगनिंग से, ह्यूमन के एवोल्यूशन से पढ़ाई करते हैं ह्यूमन सोसाइटी का, कि कैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। यूजुअली कंसिडर ट्राइब
एज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ फैमिलीज ऑफ क्लैंस शेयरिंग ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट कल्चर एंड लैंग्वेज लिविंग इन अ क्लोज किनेड कम्युनिटी अंडर अ चीफ होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं ट्राइब वो लोग हैं जो एक ग्रुप में रह रहे हैं, जो अपना ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं। उनका एक चीफ हो सकता है और वह फॉलो करते करते अपने ही कल्चर को आगे जाके एक्सपेंड कर रहे हैं, और उनका कल्चर एक वो टाइट है। मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को बाहर नहीं भेजते हैं कि भैया आप अपन सीमित हैं, लिमिटेड है। और वो लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और वही चीजें आगे बढ़ती जाती है, और उनमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नियम नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, वी आर कॉमन। आप हमारे घर पे भी आ सकते हो, हम आपके घर पे भी आ सकते हैं, हम आपका खाना भी खा सकते हैं, आप हमारा भी खाना खा सकते हैं। ऐसी चीजें चलती हैं विदाउट एनी सेपरेशन ऑफ थिंग्स भी। इंटरेस्टिंगली, एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड ऑफ ट्राइब। हमें एंशिएंट इंडिया में कभी ट्राइब का वर्ड नहीं मिलता है। ट्राइब वर जस्ट डिफरेंट एज जनास। जैसे अपन कहते हैं ना, जनास पढ़े थे अपन ने। जनास, जनास कौन? जो कि वेद में पुरु, भरत, इनके बारे में जाना था। जनास ग्रुप ऑफ छोटे छोटे क्लैन है, अभी यार अपन ने पढ़ा है क्लैन। उसी टाइप के लोग थे जो कि एनवायरमेंट में रहते थे और जनरली फॉरेस्ट और माउंटेन्स में रहते थे। The Constitution of India use the term tribes as tribal communities in India and जनजाति in हिंदी। आज के टाइम पे, आज मॉडर्न टाइम में इनको जनजाति और कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइब वर्ड यूज किया है। ट्राइब समझते हैं क्यों? क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको टर्म दिया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर 2011 में देखा गया कि 705 प्रकार के ट्राइब्स हमें मिलते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ये 705 अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन 104 मिलियन पीपल में आती है, मतलब बहुत ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की से भी बड़ा मान के चलिए आप, ठीक है। In 19th century, anthropologists studying tribe often describe as primitive और inferior टू सिविलाइज्ड पीपल। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनकी स्टडी करी तो उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़े से अभी अंडर डेवलप्ड चल रहा है। अंडर डेवलप्ड मतलब क्या, कि ये बहुत अच्छे सोसाइटी से जुड़े मिले नहीं है, इनको इंटरनेट की बहुत अच्छी फैसिलिटीज के बारे में नहीं आती, बहुत एजुकेशन लेवलिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक तरह से इनको सोसाइटी के जोड़ने के लिए हमने कई प्रकार की स्पेशल प्रिविलेजेस दी हैं। स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब क्या, कि एजुकेशन में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप की बात होती है। तो यहाँ से कई प्रकार की चीज़ें हमें गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो इस कल्चर है, जो ट्राइब्स पहले फॉरेस्ट में थे, धीरे धीरे करके वो और हमें सोसाइटी से जुड़े और हम फिर से यूनिफाई होते जाएं धीरे धीरे करके। तो इस चैप्टर को मैं फिर से एक बार डील करूंगा, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, मतलब आपकी 8th क्लास में कहानी आती है। मतलब कहानी के एक्चुअली इवेंट्स ही हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे फॉरेस्ट काटने लगे। फॉरेस्ट काटने लगे तो जो ट्राइब्स थे, ये जो ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वहां से हटाने लगे, जबरदस्ती हटाने लगे। वो जब हटा रहे थे तो ये लोग कहाँ आए, धीरे धीरे करके सोसाइटी में आए। अब जो ट्राइब का लिविंग स्टैंडर्ड आपने देखा होगा, वो कैसे ड्रेस कोड पहनते हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। उनको जनरल लोगों ने एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होने लगी कि अरे यार ये तो अलग दिख रहा है यार, ये तो कोई अलग। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा अफ्रीका का व्यक्ति है, तो आप एकदम से शॉक हो जाओगे ना, अरे आप बाहर क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा उसके साथ में घुल मिलने के लिए। सिमिलरली वैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्राइब्स को परेशान किया। तो अब जब सोसाइटी में आए, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को छोड़ के, उनको दिक्कत होने लगी। लोगों ने उनको ऊपर नीचे देखने लगा कि भैया आप छोटे हो, हम बड़े हैं, वो चीज़ दिक्कत होने लगी। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने कई प्रकार की, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में कई प्रकार की प्रोविजंस, मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, लेके आई, जहाँ पे ट्राइब्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश करी। तो हम रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में पॉलिटिकल साइंस में भी देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें करेक्ट कराने की कोशिश करी है, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट सच एज दोज मेंशन इन दिस चैप्टर। जैसे अभी हमने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा, इनका भी ट्राइब्स के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन चल रहा था, फोक कल्चर के साथ कनेक्शन चल रहा था। आप एक बार कभी भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम आके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कई जगह म्यूजियम से। तो एमपी में मुझे भोपाल का बहुत अच्छा पता है कि वहाँ पर पता चलेगा ट्राइबल आर्ट कैसी होती है, मंडला आर्ट कैसी होती है। ट्राइबल आर्ट मतलब जब मैं एकदम से ज़्यादा वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ कि मंडला आर्ट एग्जैक्ट हुई है, हाँ, बट ट्राइबल आर्ट बहुत अच्छी लगती है। जैसे ट्राइबल आर्ट का एग्जाम्पल है, Deities concept legend rituals have been freely extended in both direction. For instance, according to tradition, आज के टाइम पे जगन्नाथपुरी में अपन जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं। was original a tribal deity, मतलब पहले के टाइम पे वो एक ट्राइब की ही deity थी, मतलब ट्राइब्स उनको पूजा करते हैं। धीरे धीरे करके आज इतने ज्यादा उनका अपन जानने लगे हैं कि अपन सब लोग जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जाते हैं, बल्कि एक्चुअली वो एक ट्राइबल एंटिटी है, ठीक है। This also case with the various form of mother goddesses who worship in India. Some tribes of the other hand adopted Hindu. कई ट्राइब्स ने हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ती है। द विजन ऑफ महाभारत एंड रामायण, दिस हैज बीन आल्सो डॉक्यूमेंटेड इन द नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें कई प्रकार की चीजें पता चलती हैं, जहाँ पे ट्राइब्स इंटरेक्शन के बारे में समझ में आता है। How have any interaction taken place so long and naturally? It is the end because folk, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम है मोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, आज के टाइम पे क्या है, फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर और हिंदू कल्चर मोस्टली कहीं कहीं हद तक कॉमन हो जाते हैं। अपन ने कहा ना, जगन्नाथपुरी को कई लोग पूछने लगे, तो एक तरह से धीरे धीरे करके इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट आने लगा। फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एस माउंटेन, जहाँ पे हम माउंटेन्स की पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं, ट्रीज की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये सब पूजाएं हिंदू कल्चर में भी होती हैं।
हिंदू में अपन देखते हैं कि हम रिवर्स की पूजा कर रहे हैं, हम सरस्वती रिवर्स की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हम गंगा रिवर की पूजा कर रहे हैं, हम यमुना रिवर की पूजा कर रहे हैं, हम ट्रीज की पूजा कर रहे हैं, हम जैसे ट्रीज मतलब क्या होगा, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, हम पीपल की पूजा कर रहे हैं, हम बरगद की पूजा कर रहे हैं, हम कई प्रकार के प्लांट्स की पूजा कर रहे हैं, हम एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आप देखेंगे तो आपको कई प्रकार की जानवरों की पूजा करते हुए देखते हैं। जैसे आपको एक स्टोरी में बताऊंगा अभी लास्ट में। अ, हम्म, देखिए, यम जी के भगवान को एज अ बुल से जोड़ा गया है, तो पता चलता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदू कल्चर एंड ट्राइबल कल्चर हमें दिखती हैं, बिकॉज देर इज अ कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। इन दी ट्राइब्स जनरली वर्शिप मेनी डेटीज एसोसिएटेड विद दोस नेचुरल एलिमेंट्स। जो ट्राइब्स थे वो जनरली फॉरेस्ट में रहते थे, तो वो फॉरेस्ट में रहने के कारण किसको प्रेस करते होंगे, किसकी पूजा करते होंगे, जो नेचुरली उनको मिलता है। नेचुरली क्या, जैसे फल, एलिमेंट, माउंटेन, तो एक तरह से वो नेचुरल डेटीज की पूजा करते थे। फॉर फॉर द थोड़ा ट्राइब्स ऑफ द नाइग्रीज एंड द तमिलनाडु, तमिलनाडु की ट्राइब की बात हो रही है। इंस्टेंस एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 130 peaks of the mountain range are residents of a god and goddess. Those peaks were scared, so the Thodas avoiding pointing them as a figure. यहाँ पे कोई माउंटेन की बात हो रही है जहाँ पे वो उनकी पूजा करते हैं और उनको एज अ पॉइंट करके देखने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि वो वाला माउंटेन कितना अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं नहीं भैया हम इसको पॉइंट नहीं करना है, वो हमारे लिए एक स्पेशल माउंटेन है, हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आज जैसे अपन कह रहे हैं ना कि अपन सूर्य देवता की पूजा करते हैं, वैसे ही वो नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते थे। बट डिस्पाइट दिस multiplicity of the deities, as with Hinduism, many tribal groups have concept as a higher divinity of the supreme being. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Don Piolo, मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप अगर समझ पाए तो, a combined form of sun एंड मून। मतलब नेचुरल फॉर्म में वो कई देवी देवताओं को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हु लेटर रूज तो हाईएस्ट स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड, धीरे धीरे करके उन्होंने उनको सुप्रीम गॉड के रूप में रखा। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खंदोबा इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इन ईस्टर्न इंडिया मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स अमॉन्ग अदर वर्शिप सिंह भोगा। मतलब क्या, धीरे धीरे करके इन्होंने जो नेचुरल एलिमेंट्स जैसे सन हुआ, मून हुआ, इनको भी नाम देने लगे, और नाम देते देते इनको एक गॉड की आइडेंटिटी देने लगे। जैसे क्या इन्होंने कहा कि भाई सिंह भोगा भगवान की वर्शिप करना है, आज इनकी पूजा है। ऐसे कर करके इन्होंने नेचुरल्स को ही अपना बेस बनाया और नेचर से ही अपने भगवान को एक रूप से इमेजिन करने की शुरुआत करी। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट समड अप दिस इन द सिचुएशन दीज वर द थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर in their religious belief and practices since the beginning of history and before. The tribe religious has been influenced by Hinduism in wider aspect, but it is equally true that Hinduism not only is the formative phase but also throughout the evolution has been influenced by tribal religion. मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि हिंदू और जो ट्राइबल रिलीजन है, एज रिलीजियस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ट्राइबल रिलीजन भी यूज किया है, ये इन्होंने एक दूसरे के बहुत रूप में जोड़ा है, बहुत रूप में बेसिक स्ट्रक्चर से देखा है, दोनों ने नेचर को ही फॉलो किया है। ऐसे करके पॉइंट पता चलता है कि जो आज की ट्राइब्स हैं और हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हमें पता चलती है। ठीक है, क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन, ये जो बहुत इतना लंबा इंटरेक्शन चला, हैज बीन मैच्योरली एनरिच्ड इन दिस मैनर फोक ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडियन कल्चर रूट्स। इसी कारण जो हमारे ब्रांच के पेड़ हैं, यहाँ पे भी एक ट्राइब्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और इनकी रूट भी कहाँ जाके मिलती है, उसी पेड़ की ब्रांच से जिसकी हमने शुरुआत करी। ठीक है, वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम इस चीज को और एक्सप्लेन करने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बट मैं आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप ये 3 स्टोरी पढ़िए और आपको ये पॉइंट पता चलेगा, उपनिषद में हमें क्वेश्चन पूछने के लिए इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और इन्हीं क्वेश्चंस के कारण हमारे पास में अलग अलग लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, भाई यहाँ पे प्रकृति ऐसा क्यों करती है, हर बार लाइफ आफ्टर डेथ क्या, तो ऐसे कर करके हमें कई चीजें समझ में आती है। तो ये आप तीनों कहानियां पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम अपने पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करते हैं। द वेदा, द अर्लीस्ट टेक्स्ट गिव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट, वेदांता एंड योगा अमंग द बेस्ट ऑफ द नोन। आज के टाइम पे हम वेदांत और योगा को इससे जोड़ते हैं। हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में पढ़ा, जहाँ पे पता चलता है कि लोग वेद को तो इतना नहीं मानते थे, बट इन्होंने अपने अपने रूल्स, अपनी अपनी वैल्यूज बताई और अपनी प्रैक्टिसेस बताई। ऑल्दो दीज स्कूल हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड, हो सकता है कि भैया इन स्कूल के अलग अलग प्रिंसिपल्स हो, रिचुअल्स के मेथड अलग हो, बट अल्टीमेटली हर किसी के कॉमन कॉन्सेप्ट आते हैं। सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक ही रूट से मिलते हैं, और सब में हमें कई कई प्रकार की सफरिंग्स को, जैसे हमारी जो सफरिंग्स है और हमारी कैसे कैसे चीज़ों को बेटर करें, उनके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम ट्राइबल कल्चर के बारे में जाना, जहाँ पे हमने देखा इंटरेक्शन से कैसे कई हिंदुज्म के साथ में कनेक्शन होता है ट्राइब्स का, और ट्राइब्स जनरली रिगार्ड एज अ लैंड एंड देयर फ्यूचर स्केयर्ड, दे ऑफ्टन हैव एट द सेम टाइम हायर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइविनिटी। मतलब आज के टॉपिक पे हम अगर कंक्लूड करें तो हमें एक पॉइंट पता चलता है कि जैसे कई प्रकार के कल्चर्स हमने देखे, जैसे हमारी एक पेड़ है, अभी हमने इसमें एक डाली पढ़ी बुद्धिज्म की, एक डाली पढ़ी जैनिज्म की, एक दाढ़ी पढ़ी हमने हिंदुज्म की, वैदिक कल्चर, एक दाढ़ी पढ़ते गए हम ट्राइब्स की। ठीक है, और हमें पता चला
ये सब लोग एक ही चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे करें। हमारे गॉड, हमारे बिलीफ सिस्टम, स्कूल ऑफ थॉट पे डिस्कस किया और अल्टीमेटली पॉइंट पता चला कि सब चीज़ें आखिरी में एक ही रूट से जुड़ी हैं, जो है हम सब एक हैं। पॉइंट समझ में आता है? मतलब हम भले किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, हम भले किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, बट अल्टीमेटली जो हमारा ये ये जो बीच का हिस्सा है पेड़ का, वो सबका सेम है और हम एक ही रूट से फॉलो करते हैं। तभी हम कहते हैं कि जब आप अपने पूरे धर्म की इतिहास पढ़ोगे, अपने रिलीजन का इतिहास पढ़ोगे, तब रूट्स पे आ जाओगे। और आज हम इन्हीं रूट्स को आए कि हम सभी एक है, बट हमारे बिलीफ सिस्टम थोड़े थोड़े से अलग है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी गलत अच्छा कहें। हर कोई अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बस हमें अपने आप को ये देखना है कि हम अपने आप को कैसे बेटर करना है। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे रूप में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो कोशिश है आप इस चीज़ को फॉलो करें। आप अपने हर दोस्त की वैल्यूज को समझने की कोशिश करें और हर एक रिलीजन से एक अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करें। आपको हर रिलीजन में, हर कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और धीरे-धीरे करके अपन अपनी फैमिली को और अच्छा बताने की कोशिश करूँगा मैं कि नेक्स्ट चैप्टर और अच्छे से एडवांस रूप में आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।